आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। 5 अगस्त जब से शेख हसीना साहब भारत आई हैं और जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की जो अंतरिम सरकार है जिसमें मंत्री नहीं है, सलाहकारों की नियुक्ति जनरली की गई है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे ये बात साबित होती है कि पता नहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब ये साबित करो कि भारत के खिलाफ मतलब षड्यंत्रों की बुआना या भारत के साथ हमारे जो भी समझौते हुए हैं उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, भारत हमें लूट के ले जाएगा। इसी क्रम में एक नई खबर सामने ये आ रही है कि बांग्लादेश की ये सरकार वर्तमान में कोशिश कर रही है कि भारत के साथ हाल फिलहाल में जो समझौते हुए हैं हम उनकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा का सीधा सीधा अर्थ ये है, उनका आरोप ये था कि शेख हसीना साहब ने जो इनसे समझौते किए थे भारत से, शेख हसीना साहब ने बांग्लादेश को बेच दिया है। देखिए साहब, पहले तो हमारी ऐसी फितरत नहीं और दूसरा बिकने की तुम्हारी औकात नहीं, ठीक है। भारत कोई ऐसे छोटे मोटे जो है सौदे भी नहीं करता है। आप पड़ोसी देश हो हमारे, और वर्तमान में कूटनीति और भौगोलिक जो जियोपॉलिटिकल का जो दौर चल रहा है उसमें अपने आस पड़ोस को मैनेज करके रखना पड़ता है। हम आपको संभाले हुए थे, दो तरफा फायदा था, आपका भी फायदा था और हमारा भी फायदा था, क्योंकि एक तरफा तो रिश्ता कोई भी चलता नहीं है। बिल्कुल हमारी सरकार की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि भैया पड़ोसी पहले, है ना, पड़ोसी पहले। और इसी नीति को एक नीति और चार चांद लगाती, दैट लुक ईस्ट, मतलब पहले पूर्व की तरफ देखो। हालांकि लुक ईस्ट जो है वो देश आते हैं, जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, ये सारे देश आते हैं लुक ईस्ट की तरफ, म्यांमार भी उसमें था। लेकिन कायदे में देखा जाए तो आप हैं तो हमारे मतलब ईस्ट और हमारे मेन लैंड के बीच में हो, लेकिन चलो ठीक है, हम हमेशा से ही आपको तरजीह देते रहे। तरजीह क्यों देते रहे? देखिए, आप लोग सोचोगे साहब तरजीह क्या देना है, इसमें तो कूटनीति है, इसमें तो भारत जो है क्या कर रहा है कि भारत बांग्लादेश से समझौते कर रहा है तो फायदा भारत को भी है। मैं आपको बता दूं, हमने समय समय पर इन्हें आगाह करके, इन्हें सपोर्ट करके एक ऐसे देश के जाल से बचाया है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे उसने ठगा नहीं है। बहरहाल ये नहीं समझे, अंदर खाने कलह चलती रही, कलह के भी आरोप हम पर लगते रहे कि भारत भी इसमें कुछ है, शामिल है। ठीक है, आप आरोप लगाने का तो मतलब वो है ना कि कोई उसकी कोई सीमा तो है नहीं, ना कोई उसकी लिमिट है, ना कोई उसका कोई पैरामीटर होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए, शेख हसीना साहब भारत आई और भारत आने के बाद अब वर्तमान की खबर ये है कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश बहुत सारे समझौते जो भारत साथ हुए हैं उनकी समीक्षा करेगा। क्यों समीक्षा करेगा, किसके दबाव से समीक्षा करेगा? क्योंकि अपना दिमाग इनमें हमें तो लगता नहीं है कि है। इस कहानी को आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलना चाहूँगा। क्या है फ्लैशबैक? प्रोटेस्ट हुए और मोहम्मद यूनिस साहब अंतरिम सरकार के प्रमुख या मुखिया बन जाते हैं। पहले मैं इन साहब की बात करूंगा। ये साहब बड़े सज्जन दिखते हैं भी विद्वान व्यक्ति। ये ऐसा कहते हैं कि हम काफ़ी विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं और बहुत कुछ जो है देश की इकोनॉमी के लिए बड़े समझदार व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन उतनी ही समझदारी इनकी अमेरिका के प्रति भी है। अमेरिका में पढ़े हैं, उसके करीबी भी माने जाते हैं और ये लगातार ये कहते रहे कि हम भारत के जो रुख से खुश नहीं हैं। तो सुनो मिस्टर हीरो हीरालाल, तुम्हारे खुश होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से हम तुम्हारे साथ, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कह दिया था कि भाई देखो, हमारे संबंध कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री के बीच में संबंध, तो दिल्ली और ढाका के बीच में थे। अभी ढाका में कोई भी सरकार है, हम उससे अपने संबंध मेंटेन रखने को तैयार हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये ढाका सरकार, अब जो अंतरिम सरकार वहाँ पर चल रही है, वो भारत पर अरनगल आरोप लगाकर हमें दबाने की कोशिश करे। ऐसा कभी नहीं होगा, जो कि जनरली मोहम्मद यूनिस साहब के रुख से देखा भी जा रहा है। इस पर मैं फिर कभी बात करूंगा कि बांग्लादेश ऐसा क्या कर रहा है जिससे भारत के डायरेक्ट जो प्रॉफिट्स हैं, जो हित हैं, वो नेगेटिवली प्रभावित हो रहे हैं। हमारे दिमाग में साफ मैसेज जा रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल हमारे विरोधी हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मैंने एक बार पहले भी चर्चा की थी इस बात की कि अगर इंडिया के खिलाफ अगर कहीं सेंटिमेंट आपको चीन को छोड़ो, ठीक है, चीन में भी लोग, वो तो बिजनेसमैन लोग ज़्यादा हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंसर्न में बात करूँ तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद इंडिया के खिलाफ अगर कहीं सेंटिमेंट है तो बांग्लादेश के अंदर है। एक तो सेंटिमेंट, वो तो शेख हसीना साहब थी जो बैलेंस करके चल रही थी। हालांकि उन्होंने भारत चीन दोनों की बैलेंस करने की कोशिश की, भाई ये एक डिप्लोमेटिक बड़ी बात होती है। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार हमें ऐसा लगती है कि लगातार कुरे देने वाली होती है ना, बिना वजह की बात कुरे देने वाली, उस पर एक सरकार काम कर रही है। इसका मेरे इस बात को कहने के पीछे मेरे पास क्या तर्क हैं? तर्क ये हैं कि इन्होंने कहा है कि हम हाल फिलहाल में जो समझौते हमारे भारत से हुए थे, हम उनकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद हो सकता है समझौते कैंसिल भी कर दिए जाएं या कंटिन्यू कर दिए जाएं।
भारत पर इसका क्या फर्क पड़ेगा और बांग्लादेश को समीक्षा करने के बाद बांग्लादेश पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या है इनकी गीदड़ भभकियों का राज, क्या इनकी गीदड़ भभकियों से कोई फर्क भी पड़ने वाला है, आइए समझते हैं। किस किस बात को लेकर सबसे पहले बात हुई है। पहले आप समझ लीजिए कि शेख हसीना साहब जून 2024 में, क्योंकि इनके लगातार भारत पर दौरे हो रहे थे, तो जून 2024 में शेख हसीना साहब भारत आई थी और उन्होंने बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। उन्हीं एक समझौतों में प्रमुख था रेल ट्रांजिट समझौता। रेल ट्रांजिट समझौता मतलब हमारी कुछ जो है ट्रेन्स कहाँ जाएंगी, हमारी कुछ ट्रेन्स जाएंगी वाया बांग्लादेश होकर नॉर्थ ईस्ट तक चले जाएंगी, जो त्रिपुरा तक जाती हैं। बांग्लादेश से होकर रेल जाना या बांग्लादेश से होकर कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगरतला से बसें चलती हैं और बांग्लादेश होकर कोलकाता तक पहुंचती हैं। इस ट्रांजिट रेल समझौते से हमें क्या फ़ायदा पहुंचा, 5 रूटों पर ये ट्रांजिट ट्रेन चल रही हैं, तो उसमें हमें क्या फ़ायदा था कि भैया हमारा जो गुड्स हैं, जो हमारा माल है, वो नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाएगा। इसमें यात्री भी आते जाते थे और ऐसा नहीं है कि फ्री में, ऐसा थोड़ी है कि फ्री में आपने हमें कुछ दे दिया हो। इसके लिए हमने ठीक ठाक पेमेंट बांग्लादेश को किया था, बांग्लादेश ने अच्छा खासा पैसा इससे कमाया भी है। लेकिन जब ये समझौता हुआ तो जो जियाउल हक हैं, ठीक है, सॉरी जियाउल नहीं, जो इनकी दूसरी कंपटीटर हैं शेख हसीना साहब की, उन्होंने कहा कि साहब ये जो है बेच आई हैं भारत को, बांग्लादेश भारत को बेच दिया है इन्होंने। लेकिन क्या बेचा आपने, इस आप तो इससे पैसा ही कमा रहे हो ना साहब, है ना। जो जिया उल हक साहब उन्होंने कहा कि बेच आई हैं ये, तो आप क्या बेच दिया, आप तो इससे पैसा कमा रहे हो। और क्या खतरा आपकी सुरक्षा को हो सकता है, क्या सोचते हो आप, हम पाकिस्तान और देशों जैसे हैं क्या? हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके देश में किसी प्रकार की अशांति फैलाने में, बिल्कुल नहीं चाहते हम, ठीक है। हम ये नेचर ही नहीं है, ना भारत की कूटनीति है, ना भारत की ऐसी विदेश नीति है। हम तो चाहते हैं कि भैया आप भी बने रहो, संप्रभुता का सम्मान करना भारत जानता है। तो ये ट्रेनें चलती थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम इस पर सबसे पहले इसी पर विचार करेंगे, ठीक है। पता नहीं क्या इनसे इनको खतरा है। देखिए साहब, ये है साहब तौहीद हुसैन साहब, जो इस समय विदेश मंत्रालय के इनके सलाहकार हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग से जब से आए हैं, जब से ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं, इन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि भैया हम जो हैं जितने भी समझौते हुए हैं उनकी एक बार रिव्यू करेंगे। पहला किसका रिव्यू करेंगे? ट्रांजिट रेल समझौता, मतलब भारत, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट तक जो है हमारी क्या जाती हैं, ट्रेनें जाती हैं। बसें पहले से ही चलती थी, माल भी ढुता है, सवारी भी, यात्री भी जाते हैं, है ना, सवारियां भी जाती हैं, और उसका ठीक ठाक पेमेंट हम बांग्लादेश को करते हैं, तो कुछ फ्री में है नहीं। आपकी सरकार भी म्यूचुअल प्रॉफिट कमा रही है। दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि हमें तिस्ता जल विवाद को दोबारा या तो सुलझाएं या भारत इस पर रिव्यू करे। क्या है तिस्ता जल विवाद? मेरे प्यारे साथियों, तिस्ता एक नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पहले गंगा की सहायक नदी थी, दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है, वाया बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके पानी को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, इसका जो जल बंटवारा है। मैं आपको बता दूं, जल बंटवारे के कंसर्न में ये दोनों देश, भारत और बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब ये हुआ कि अगर भारत और बांग्लादेश की सरकारें इस मसले को सुलझाना भी चाहें तो उनको बांग्लादेश की सरकार की परमिशन लेनी होगी, मतलब उनकी भी सहमति जरूरी है। और पश्चिम बंगाल की सरकार बार बार अपने राज्य में पानी की कमी का हवाला देते हुए इस तिस्ता रिवर डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट नहीं होने, मतलब शॉर्ट नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होने दे रही हैं, वो चाहती हैं लेकिन उनके राज्य में पानी की कमी ना हो। उनका कहना है, अब इसी बात को लेकर बांग्लादेश सरकार कह रही है कि हमें तिस्ता जल विवाद को सुलझाना होगा। मैं बता दूं, इसी क्रम में आप एक चीज और याद रखिएगा, इससे पहले भी एक नदी पड़ती है, नदी का नाम है कुश्यारा। कुश्यारा नदी त्रिपुरा में बहती है। इस मसले को भारत और बांग्लादेश ने शेख हसीना साहब के साथ मिलकर सुलझा लिया था। अभी एक और मसला निकल कर आया था गुमटी नदी का, जिस पर बने दुम्बूर बांध के केस में बांग्लादेश ने कहा है कि भाई साहब आपने इसके गेट खोल दिए, त्रिपुरा में पड़ता है, आपने इसके गेट खोल दिए, गेट खोलने से हमारे यहाँ बाढ़ आ गई। इलॉजिकल, नॉनसेंस बातें, ठीक है। जबकि उस बांध को अपनी कैपेसिटी ओवर होने पर वो अपने आप ही उसमें से पानी निकला, हमने उसको कोई इस तरीके से सिस्टम नहीं किया था। इस बात को लेकर हमने इनको सफाई भी दी थी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ नदियां हैं जिनको लेकर विवाद है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच में जो मेन जल विवाद है वो तिस्ता नदी को लेकर है कि भाई साहब तिस्ता नदी को लेकर जो है हमें एक बार दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा और भारत इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करे, ठीक है। मैंने बता दिया क्यों है मसला, मतलब क्या इस मसले पर पेच अटका हुआ है। पेच अटका है कि तीसरी पार्टी पश्चिम बंगाल भी है। एक उड़ती उड़ती और खबर आई। क्या खबर थी कि चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भी बांग्लादेश की कुछ धमकियां चीन के सपोर्ट से हैं। क्या है चिकन नेक, समझिए। चिकन नेक एक बहुत पतला सा गलियारा है, 20 से 22 किलोमीटर का।
ये गलियारा यहां से निकलता है, ये जो आप देख रहे हो यहां से पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, बांग्लादेश कई बार इस बात की भी धमकी देता रहा है, मतलब दबे छुपे बातों में ये भी खबरें आती रही हैं कि भाई साहब हम इस चिकन नेक को अगर हमने कब्जा कर लिया तो भारत का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन टूट जाएगा। तो वाह, मुंह और मसूर की दाल। अच्छा, मतलब क्या, मतलब आप अपने आप को समझते क्या हो? भारत सरकार ने इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का पहले से ही इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि उसके आसपास कुछ देश ऐसे हैं, नेपाल की तरफ भी मैं उंगली कर रहा हूं, क्योंकि इनके भी कभी कभी दिमाग बोरा जाते हैं, ये भी कभी कभी चीन के प्रभाव में आ जाते हैं। नेपाल में की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चीन के संपर्क में ठीक ठाक आ जाती है। तो एक तो नेपाल वाले और बांग्लादेश वाले, शेख हसीना साहब ने बैलेंस किया था, इनका रुख साफ दिख रहा है। इनका रुख साफ कैसे दिख रहा है, मैं इस बात पर कभी फिर बात करूंगा। बांग्लादेश ने 2 चरमपंथी गुटों से प्रतिबंध हटाया है। चीन कह रहा है कि उनमें से एक गुट जो है, आई थिंक हिफाजत इस्लाम करके है, कि बड़ी सुंदर पार्टी है। समझ रहे हो? बिल्कुल, इतना IQ सब रखते हैं, समझ में हमें सब आ रहा है। ठीक है, यानी कि भारत विरोधी जो गुट हैं उनको बांग्लादेश का प्रतिबंध हटाता है और चीन उसकी तारीफ करता है। ऐसा ही कुछ नेपाल के साथ भी है। जब जब यहाँ कम्युनिस्ट आते हैं तब तब इनके तेवर भारत के खिलाफ बदल जाते हैं। ये क्या है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये कहता है कि भाई साहब इस चिकन नेक पर अगर हमने कब्जा कर लिया तो नॉर्थ ईस्ट से हम तुम्हारा कनेक्शन तोड़ देंगे। तो सुनो साहब, आप नहीं जानते, एक आपका कनेक्शन आपके पास भी एक चिकन नेक है। एक चिकन नेक सरकार आपके पास भी है, अगर इस पे हमने कब्जा कर लिया ना तो चटगांव से टूट जाओगे, है ना। तो चिकन नेक तुम्हारे पास नहीं है। बहरहाल हमारी तो कोई ऐसी नीयत है नहीं, लेकिन तुम्हारी तरफ से जरूर इन चीजों की बू आती है। फिर आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को इसका कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए? भारत सरकार ने इसका इंतजाम किया है कि अगर तुम जैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी सरकारें किस तरीके से काम करती हैं और तुम्हारे यहाँ, देखिए मतलब मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, चंद देशों को छोड़ दो तो इस्लामिक कंट्रीज में इस प्रकार का डिस्टरबेंस होना कोई नई बात नहीं है ना। और हमारी तो बस क्या बोले इनके साथ, ठीक है, खूब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुधरते ना ये है ना हमारा एक पड़ोसी सुधरता है। इस बात का समाधान भारत सरकार पहले ही कर चुकी है। कैसे कर चुकी है? देखिए साहब, हमने पश्चिम बंगाल से, है ना, पश्चिम बंगाल से होते हुए एक रूट बनाया हुआ है म्यांमार के सितवे पोर्ट तक। हम यहाँ बंगाल की खाड़ी से जाएंगे सितवे पोर्ट से निकलकर हम पलटेवा, ठीक है, पलटेवा से होते हुए जोरिंगपुर क्रॉसिंग और नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर जाएंगे। मैं बता दूं, सितवे पोर्ट म्यांमार में पड़ता है। हमने म्यांमार के एक पोर्ट पे एग्रीमेंट किया हुआ जिसे कालादान रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालादान रिवर प्रोजेक्ट। कालादान एक नदी है जो मिजोरम के आसपास से बहती है। तो यहां से हमने कहा कि भाई साहब अगर कोई खतरा ऊपर की तरफ आता है तो ये रूट हमारे लिए खुला हुआ है, हमें कोई ऐसी खास चिंता लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और बता दें, ये जो रूट है, ये रूट कंपैरेटिवली भारत के दिल्ली से अगर यहां कनेक्ट करोगे नॉर्थ ईस्ट में तो ये ज्यादा सुटेबल है, मतलब कम समय का रूट है ये। तो हमें तो पता थी, है ना, हमें तो पता थी कि आप ऐसी हरकतें करोगे। तो हमने म्यांमार के सितवे पोर्ट से जो है किया हुआ है, जिसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कहते हैं। सितवे पोर्ट, सितवे से पलटेवा जाएंगे, है ना, फिर यहाँ से जोरिंगपुर क्रॉसिंग और आप मिजोरम में एंट्री कर जाएंगे। कहाँ कर जाएंगे? मिजोरम में। तो हमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है। रही बात चिकन नेक की, तो बात अगर संप्रभुता की आएगी तो उसको भी हमें बचा ही लेना है, क्योंकि तुम क्या, अरे मतलब आप समझो ना, कंपैरिजन का एक लेवल होता है भैया, तुम क्या तुलना करोगे हमसे, ठीक है, फूंक से उड़ा देंगे। नहीं जानते आप हमें, अभी जितनी पुरानी तुम्हारी कुल जीडीपी वगैरह होगी ना, इतना तो हम देश पे खर्चा कर देते हैं रक्षा पे, उसके लगभग आसपास कर ही देते होंगे, ठीक है। तो छोड़ो इस बातों को, तो हमने पहले ही जुगाड़ इस बात का किया हुआ है। हालांकि हमारा एक समझौता इनके साथ भी है, इंडिया के साथ, जो चिटगांव पोर्ट है, चिटगांव पोर्ट से भी हम नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से जाते हैं, यहाँ से एक रूट लेकर कहाँ एंट्री कर जाएंगे, इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात किस लिए नहीं करूँगा, मैं इसलिए नहीं करूँगा, इंडिया कैन यूज चिटगांव एंड द मोंगला पोर्ट फॉर द ट्रांजिट गुड्स स्टेट्स इन त्रिपुरा, असम एंड मेघालय। हम यहाँ से भी एक रूट का इस्तेमाल करते थे। ये जो दोनों कहानी है, ये दोनों कहानी चिकन नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए ही थी, क्योंकि हमें खतरा किससे था? हमें खतरा चीन से हमेशा रहा है, ठीक है। क्या कमजोर हैं हम? कमजोर नहीं है साहब, लेकिन खतरे को डिनाई नहीं कर सकते। तो हमने ये दोनों समझौते पहले किए हुए हैं कि यहाँ से जाएंगे सितवे पोर्ट से मिजोरम घुस जाएंगे, जोरिंगपुर क्रॉसिंग से यहाँ से जाएंगे, मंगला पोर्ट, चटगांव पोर्ट से कहाँ जाएंगे, त्रिपुरा, असम और मेघालय में हमारी एंट्री हो सकती है। कि अगर कभी इन द सिचुएशन ऑफ एनी टेंशन, एनी वॉर, अगर चिकन नेक को लेकर गड़बड़ होती है तो नॉर्थ ईस्ट में हमारी सेना या किसी प्रकार की सप्लाई जो है वो प्रभावित नहीं होगी।
तो इन्होंने आपको इनको समझाना पड़ेगा हमें कि भैया हमने इस बात का जुगाड़ पहले किया हुआ है, ठीक है। तो समझे, ये है सिल, मतलब इसको लेकर भी विवादित बयान देता रहता, लेकिन ठीक है भैया तुम यहां करोगे, जुगाड़ हमारे पास भी आपका है, ठीक है। अब मैं जिस समय इस क्लास को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप एक चीज और समझिए, आप इन समझौतों की तो बात करते हो कि रेल जा रही है, तिस्ता रिवर का प्रोजेक्ट है, वो आप नहीं बताओगे जिससे आपको केवल फायदा पहुंच रहा है, जिससे आपको केवल क्या पहुंच रहा है, जिससे आपको केवल फायदा पहुंच रहा है। आप ध्यान करिए, ये घटना है मतलब जब हमने इनके साथ एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट किस बात को लेकर था? जब हमने एक अपनी पाइपलाइन जिससे हाई स्पीड क्या जाता है, फ्यूल जाता है, हाई स्पीड फ्यूल हमने कहां तक पहुंचाया? हमने बांग्लादेश तक पहुंचाया, जिसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा जाता है। 2018 की यह घटना है और हमने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से जो सिलीगुड़ी हमारा डिपो है, डिपो से हमने पंचगढ़ से नीलपमारी और दिनाजपुर जो पार्वतीपुर डिपो है इनकी, बांग्लादेश के में ये एक फ्यूल डिपो है जहां पर तेल रखा जाता है, पूरे देश को वहां सप्लाई होता है। हमने एक पाइपलाइन बिछाई और पाइपलाइन बिछाने के माध्यम से हमने इनको तेल दिया। हम तो अपना दोस्त ही समझते हैं, इसीलिए हमने इसको फ्रेंडशिप पाइपलाइन का नाम दिया था। अब खबर ये है कि भारत चाहता था कि भाई इसको हम और आगे एक्सटेंशन दे दें, लेकिन अब भारत ने कहा कि भैया अभी पहले इस सरकार का हम रुख देख लें। हालांकि सरकार कह रही है कि चुनाव कराएंगे, तो हम रुख देख लें, हमें एक्सटेंशन करना है या नहीं करना है। फिलहाल बात यह है कि इसको होल्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसे होल्ड कर दिया गया है। ये जो पाइपलाइन है, द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, नुमालीगढ़ टू पार्वतीपुर बांग्लादेश तक 131 किलोमीटर की पाइपलाइन है। इंडिया 5 किलोमीटर, बांग्लादेश में 126 किलोमीटर ये पाइपलाइन है। बड़ा अच्छा, लगभग 350 करोड़ से ज्यादा रुपए का इस पर खर्चा भी आया था। हमने इसे होल्ड कर दिया है, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, ये तो मैंने बताया कि समझौते के रिगार्डिंग जो बांग्लादेश ने हमारे खिलाफ कुछ एक रुख सा अख्तियार कर लिया है, लेकिन एक दूसरी समस्या भी आ रही है बांग्लादेश के अंदर जो देश में हो रहा है उनकी राजनीति में। जैसे वहां पर वो लोग नहीं रोक पा रहे हैं, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स लगातार जारी हैं। चरमपंथी वो गुटों को फ्री कर देना, आतंकवादियों को फ्री कर देना, ठीक है। और ये शेख हसीना साहब के ऊपर एलिगेशंस लगाना मर्डर वगैरह का, और ये कहना कि बांग्लादेश इस बात पर विचार करेगा भारत सरकार के साथ कि वो शेख हसीना साहब को वापस भेजे। ये ऐसे 4 मुद्दे हैं जिन पर बात करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरे प्यारे साथियों, मैं अगले सेशन में इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा, तब आप समझेंगे कि वास्तव में बांग्लादेश में अंदर खाने भारत के प्रति कैसे हालात हैं। कि साहब ये भी तो भारत के प्रति है, नहीं है, ये भी भारत के प्रति, लेकिन इनका एक इंटरनेशनल लेवल पर आप इसको मान सकते हो। ये दोनों देशों की सरकारों के बीच में देश के अंदर खाने क्या स्थिति है, देश के अंदर खाने क्या स्थिति। और आपको मैं बता दूं कि मैं ये पहले बता चला हूं कि ठीक ठाक सेंटिमेंट इंडिया के अगेंस्ट है इनके अंदर। मैं अगले सेशन में बात करूंगा इस बात पर कि शेख हसीना को अगर ये आरोप लगाते रहे, आरोप लगा भी इसलिए जाते रहे हैं ताकि दबाव बढ़ सके भारत पर कि भाई इतना बड़ा क्रिमिनल आपने अपने देश में बिठाया हुआ है, आप भारत को वापस सौंप। प्रत्यारोपण समझौता है, समझौते के क्या प्रावधान है, क्या भारत को शेख हसीना साहब को वापस सौंपना पड़ सकता? पहली बात, ये जो चरमपंथी गुटों पर रिलीज कर रहे हैं, इन चरमपंथी गुटों का इतिहास क्या है, भारत के खिलाफ किस तरीके से खड़े हो जाते हैं। जो मिलिटेंट्स, ये भाई हम तो आतंकवादी, जो हमारे खिलाफ है वो आतंकवादी ही है, आतंकवादियों या उनको जो चरमपंथी नेता है उनको रिलीज कर रहे हैं। और ये जो मोहम्मद यूनिस साहब हैं, ये भारत के प्रति कैसा रुख रखते हैं, है ना। ये जो साहब हैं, इन साहब की भी कहानी एक यूनिक कहानी है। अगले सेशन में मेरे प्यारे साथियों मैं इसी पर बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपको अच्छी खासी जानकारी मिली, और मिलते हैं एक बहुत शानदार अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।